पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है उस हिसाब में पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोग मन बना चुके हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। ये तो 2014 के बाद कानून व्यवस्था ठीक हुई है। उस समय तो लोग कहते थे क्राइम कैपिटल, पता नहीं क्या क्या नाम दिए हुए थे। और आज हालात ये है कि इससे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मुजफ्फरनगर से कहीं का नहीं है। ये तस्वीर दिखाती है कि हर व्यक्ति यहीं खाना, मेरठ से भी लोग खाना खाने के लिए अब मुजफ्फरनगर आते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन 2017 में प्रदेश में सरकार योगी जी के नेतृत्व बनने के बाद यहाँ आया। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन इसलिए नहीं है कि कांग्रेस है सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ, और कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में जिंदा है ही नहीं। जो है नहीं तो उसका जिक्र क्या करना। उम्मीदवार नहीं मिल रहे, पता ही नहीं है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। यहाँ तो समाजवादी पार्टी है, गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो तो लोगों ने हैक कर रखा है, उन्होंने पता है कि लोग हैक करके दिखा देंगे उस दिन। और मोदी जी ने जो कहा है उन्होंने तो एक बार कहा है, विपक्ष ने और बढ़ा दिया, लोगों ने और बढ़ा दी। अब तो 400 पार एक गाँव के आदमी का नारा बन चुका है। तो गाँव के लोग ईवीएम में अपने आप वोट डालेंगे। हाँ, ये पहले से बहाने तलाश करने शुरू कर दिए। इन्हें पता है चुनाव में हम कहीं हैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सांसद भी खूब बनेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एक रोने के लिए एक बहाना चाहिए, तो बहाना ढूंढ रहे बेचारे, ढूंढ लेने उन्होंने। और अपने विकास कार्य जो मैंने प्रयास करके लाया हूँ उनके आधार पर मैं जनता के बीच में मैं लोगों को कहता हूँ भाई मेरे काम के आधार पर जोड़ देना। विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष के पास कुछ है नहीं तो है नहीं, क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं इस देश में। भारतीय जनता पार्टी को इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में वोट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1% भी कोई संशय नहीं है, जीत होगी और बहुत बड़ी होगी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान में। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, आम जनता की मन की बात भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच हम मुजफ्फरनगर जो है आ गए हैं और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास व्यक्ति से, जो 2 बार से सांसद भी रही हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। संजीव बालियान जी के साथ हैं हम। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। तो सर, बीजेपी 2 बार जो है यहाँ से जीत चुकी है, तो क्या लगता है जीत की हैट्रिक जो है इस बार लगेगी? हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है उस हिसाब में पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोग मन बना चुके हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। और हमेशा पश्चिम से ही पॉलिटिकली हवा बनती है, तो पश्चिम में बन चुकी है, पूर्व की तरफ जाएगी। अच्छा सर, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने भी एक जाट उम्मीदवार को उतारा है, और आप भी जाट अगर नेताओं में कहेंगे तो आपकी भी काफ़ी जो है गिनती होती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि 2 जाट के बीच में जो है, जाट नेताओं के बीच में मुकाबला है, तो मुकाबला टक्कर का होगा या फिर एक तरफा? देखिए, पहली बात तो एक जाति से कोई राजनीति नहीं कर सकता, इसलिए मैं कोई जाति की बात उसमें नहीं करना चाहता। गाँव का प्रधान भी एक जाति नहीं बना सकती। सब मिलते हैं, सर्व समाज, जब भी कोई विधायक या सांसद बन पाता है। और मुकाबला इसलिए नहीं हो पाएगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में दूसरी बड़ी ताकत राष्ट्रीय लोकदल थी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो गांव में तो वर्कर भी नहीं रहे इनके पास, कार्यक्रम भी नहीं कर पा रहे। किसी गांव में जाते हैं तो लोग भी इकट्ठा नहीं होते, रैली भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में मुकाबले की क्या उम्मीद करें? सर, जिस तरीके से अब किसानों की अगर हम बात कर लें तो आज जो है गठबंधन हो गया है आरएलडी के साथ, तो कई सारे किसान जो है इससे खुश भी है। लेकिन गन्ना किसानों की अगर बात करें तो उनके अंदर नाराज़गी जो है अभी भी देखने के लिए मिल रही थी। तो क्या आरएलडी से गठबंधन होने से गन्ना किसानों की नाराज़गी भी कुछ हद तक दूर हुई है? और अगर नहीं हुई है तो ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ काम किए जा रहे हैं उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए? पहली बात तो नाराज़गी थी नहीं, गन्ने के भाव की बात थी। 350 रुपये था, 20 रुपये बढ़ा 370 होगा। और हमेशा किसान के मन में रहता है कि भाव और बढ़ना चाहिए, वो मेरे मन में भी रहता है। तो चाहते सब हैं, आप भी बहुत कुछ चाहते होंगे आपकी सैलरी बढ़े, लेकिन एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाती। तो नाराज़गी तो कोई कभी थी नहीं। हाँ, काफ़ी बड़ा वर्ग किसान राष्ट्रीय लोकदल से भी जुड़े हुए हैं, उनके आने से वो भी साथ मिले हैं। और जो शुगर मिल है उनके सिस्टम में सुधार भी हुआ है। मेरी जिले में 8 शुगर मिल है, 7 का पेमेंट बिल्कुल समय पे है, 14 दिन के अंदर। मात्र 1 शुगर मिल है जिसका पेमेंट लेट है, वो भी प्रयास करेंगे कि जल्दी हो। तो नाराज़गी कभी नहीं थी, लेकिन गन्ने का भाव ज़्यादा है, हम भी चाहते हैं और किसान भी चाहते हैं। सर, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद यानी 2013 के बाद जो है अभी की स्थिति में कितना बदलाव है? कानून व्यवस्था की भी अगर हम बात करें तो किस तरीके से एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज जो है देखने के लिए मिला है? आप दिल्ली की तरफ से आए, इतने रेस्टोरेंट और रिजोर्ट आपको ने देखे हैं कि जितने मुजफ्फरनगर और मेरठ के बीच में। यहाँ एक ढाबा भी नहीं था पहले, 2014 से पहले। ये तो 2014 के बाद कानून व्यवस्था ठीक हुई है। उस समय तो लोग कहते थे क्राइम कैपिटल, पता नहीं क्या क्या नाम दिए हुए थे। और आज हालात ये है कि इससे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मुजफ्फरनगर से कहीं का नहीं है। ये तस्वीर दिखाती है कि हर व्यक्ति यहीं खाना, मेरठ से भी लोग खाना खाने के लिए अब मुजफ्फरनगर आते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन 2017 में प्रदेश में सरकार योगी जी के नेतृत्व बनने के बाद यहाँ आया। सर, एक बार फिर से एक सवाल है जो है जातीय समीकरण की अगर बात कर ले तो ज़्यादातर अगर देखेंगे 25% जो है मुस्लिम वोटर्स हैं,
25% अगर देखेंगे जाट, तो ऐसे में 50% का समीकरण तो यही बन जाता है। समाजवादी पार्टी को अगर बात करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं और उन्हें साधने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे समीकरण को लेकर, क्या कुछ आपकी जो है ज़मीनी स्तर पर जो है काम चल रही है? देखिए, पहली बात तो मुस्लिम ज़्यादा है, इतना नहीं है, और जाट कम है। ये परसेप्शन गलत है। मुस्लिम 40% के करीब, 35 से 40 के बीच में कहिए। अंदाजे लगाते हैं जातियों का, कोई ऑफिशियल आंकड़ा किसी के पास नहीं, एक अंदाजा सा लगाया जाता है। और आंकड़े भी देखेंगे पिछले चुनाव के, अगर आप याद करें तो बसपा भी उनके साथ थी, राष्ट्रीय लोकदल भी उधर था, कांग्रेस भी उधर थी, हम फिर भी चुनाव जीते थे। इस बार राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है, जिससे हमारी ताकत बढ़ गई है। बसपा अलग है, उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं। वे जिस वोट बैंक की राजनीति धर्म आधार पर करते हैं, इस बार मुस्लिम में भी एक बड़ा पक्ष भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है। और आप चाहेंगे तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं भाई, मोदी जी ने बड़ा सुधार कर दिया देश में और हम मोदी जी के साथ हैं। तो एक वर्ग मुसलमान से भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा इस बार, ऐसा लगता है। अच्छा, एक तरफ सर मोदी जी हैं, 400 पार का आंकड़ा इस बार जो है वो लगातार ये नारे दे रहे हैं, बीजेपी भी जो है ये नारे के साथ आगे बढ़ रही है, और एक तरफ जो है इंडी गठबंधन है जो मोदी जी के विजय रथ को रोकने के लिए लगातार जो है प्रयासरत है। तो क्या लगता है कि क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन इसलिए नहीं है कि कांग्रेस है सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ, और कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में जिंदा है ही नहीं, जो है नहीं तो उसका जिक्र क्या करना। उम्मीदवार नहीं मिल रहे, पता ही नहीं है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। यहाँ तो समाजवादी पार्टी है, गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे अपना दल हो, या सुहेलदेव समाजवादी पार्टी हो, या संजय निषाद जी हो। तो गठबंधन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा है, और सामने अकेली समाजवादी पार्टी, आप ये कह सकते हैं। जिस तरीके से इस वक्त अगर आप देखेंगे, जैसे चुनावी माहौल है, लगातार बयानबाजी हो ही रही है। 400 पार का जब मोदी जी ने नारा दिया, उसके बाद से विपक्ष इस मुद्दे को काफ़ी खींचतान कर रहा है और ये कह रहा है कि 400 पार इन्होंने पहले डिसाइड कर लिया, यानी ईवीएम इन्होंने चुनाव से पहले ही हैक कर लिया। वो तो लोगों ने हैक कर रखा है, और उन्हें पता है कि लोग हैक करके दिखा देंगे उस दिन। और मोदी जी ने जो कहा है, उन्होंने तो एक बार कहा है, विपक्ष ने और बढ़ा दिया, लोगों के मन में और बढ़ा दी। अब तो 400 पार एक गाँव के आदमी का नारा बन चुका है, तो गांव के लोग ईवीएम में अपने आप वोट डाल लेंगे। हाँ, ये पहले से बहाने तलाश करने शुरू कर दिए, इन्हें पता है चुनाव में हम कहीं हैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सांसद भी खूब बनेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो एक रोने के लिए एक बहाना चाहिए, तो बहाना ढूंढ रहे बेचारे, ढूंढ लेने दो उन्हें। अच्छा सर, मुजफ्फरनगर की जब बात होती है तो राकेश टिकैत भी यहीं से आते हैं, किसान आंदोलन होता है, राकेश टिकैत ज़्यादातर अगर देखेंगे चेतावनी वाला लहजा उनका हमेशा रहता है, हम ये कर देंगे, हम सरकार जो है कर देंगे, हम ऐसी सिचुएशन जो है उत्पन्न कर देंगे, मोदी जी को काफ़ी नुकसान होगा। तो क्या कहेंगे आप, राकेश टिकैत यहीं से है, और ऐसे में जिस तरीके के बयान वो देते हैं, किसान आंदोलन लेकर 1 साल और आंदोलन चला था, फिर सड़कों पर उतर आए थे, तो इस स्थिति से कुछ नुकसान हुआ है? देखिए, ये तो यहाँ का स्वभाव है मुजफ्फरनगर का। आप किससे पूछोगे, हमारी बोली बहुत खड़ी है, सीधी बात कहते हैं, लेकिन प्यार बहुत है आपस में यहाँ सब में। तो वो तो एक स्वभाव का सबके अंग है, राकेश जी के नहीं, और भी लोगों के स्वभाव का यही अंग है। और दूसरी बात, वो अराजनीतिक हैं बिल्कुल। भारतीय किसान यूनियन कहीं भी किसी के सपोर्ट या विरोध में इस चुनाव में मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। वो किसान के इश्यूज उठाते हैं, और उठाने भी चाहिए भाई। जब सरकारी कर्मचारी की यूनियन है और बहुत लोगों की यूनियन है, तो किसानों के भी एक संगठन होने चाहिए। तो किसान हित की बात वो ज़रूर करते हैं, सरकार से उस बात में करते हैं। व्यक्तिगत रूप से वो कभी ना किसी के पक्ष में है ना विपक्ष में है। एक और जो सवाल है, राम मंदिर जब बना काफ़ी राजनीति हुई, और एक स्पेसिफिक अगर आप कहेंगे विपक्ष का बयान था, वो ये कह रहे थे कि जनवरी में ही सारा काम इसीलिए किया गया क्योंकि सिर पे लोकसभा चुनाव था, और एक पर्टिकुलर वोट बैंक को अपनी तरफ साधने के लिए मोदी जी ने जो है जल्दी जल्दी राम मंदिर का काम जो है जनवरी में ही निपटा दिया। ये कांग्रेस वाले ज्योतिषी हैं कि जिनसे पूछ के टाइम निकाल लेंगे? अरे भाई, राम मंदिर हमारी सरकार के दौरान बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने, तो हमारे प्रधानमंत्री तय करेंगे कब करना है। या कांग्रेस ने कोई ज्योतिषी बैठा रखा हो, या पता पूछ करेगा वो बैठा रखा, उनसे क्यों पूछेंगे? ये तो प्रधानमंत्री को तय करना था कब करना है। और देश की भावनाएं हैं, अब उनके मिर्च भी इसलिए लग रही है कि पूरे देश की भावनाएं, कई करोड़ लोग जा चुके, कितनी बड़ी बात। और ये उठपटांग बयान देते हैं। हमारे यहाँ भी एक उम्मीदवार हैं जो समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा राम मंदिर वापस छीन लेंगे। एक धर्म विशेष की बैठक में कुछ लोगों के सामने उन्होंने कहा, एक सांसद के प्रत्याशी की ये कहना कि राम मंदिर छीन लेंगे। तो ऐसी इन बातों पर ध्यान न दें। वोट बैंक के लिए कहीं भी गिर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुस्लिम समाज को दिक्कत नहीं है, मुस्लिम समाजों ने स्वीकार कर लिया, हाँ भाई राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया, उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन ये बार बार ये इन्हीं का टेप बजता रहता है।
अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि वोट बैंक की राजनीति की जैसे आपने बात की, तो हमेशा से अगर आप देखेंगे तो विपक्ष के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति करने का बीजेपी जो है वो आरोप लगाते रही है कि एक वोट बैंक के लिए ये ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। अब बुलडोजर की भी कार्रवाई होती है तो इसी तरीके के बयान दिए जाते हैं कि स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को ही टारगेट किया जाता है, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है, क्या कहें? बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ा जाता। अपराधी चाहे किसी जाति किसी धर्म का हो, किसी राजनीतिक व्यक्ति की अब ये हैसियत नहीं है कि किसी अपराधी को संरक्षण दे सके। और अगर अपराध समाप्त हुए उत्तर प्रदेश में तो सब पर कार्रवाई हुई होगी जब भी समाप्त हुए। अब इसमें भी वे लोग जाति और धर्म ढूंढने तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से अभी एक चुनावी माहौल है तो आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष के पास आज के वक्त में कोई ठोस मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से वो हमेशा जो है जाति धर्म और इस तरीके से रंग पर भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे? देखिए, यहाँ अगर मैं बात करूँ अपने चुनाव की तो मैं मोदी जी के 10 साल के काम, प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में 7.5 साल जो कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, अपनी उपस्थिति जनता के बीच में और अपने विकास कार्य जो मैंने प्रयास करके लाया हूँ उनके आधार पर मैं जनता के बीच में मैं लोगों को कहता हूँ भाई मेरे काम के आधार पर मुझे वोट देना। विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष के पास कुछ है नहीं तो है नहीं, क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं इस देश में। ये तो हर सड़क पे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये रेलवे काम हुए, तो विपक्ष के पास कुछ और है नहीं कहने के लिए। वो तो मुस्लिमों को डरा के एक मुस्लिम को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और कुछ नहीं। सर, एक आखिरी सवाल, जैसे हम फील्ड पे भी थे तो हमने आपके बारे में भी थोड़ा लोगों से जाना, तो एक बड़े जाट नेता के तौर पर लोग आपको जो है देख रहे हैं आज के डेट में, तो अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? 100% जनता मन बना चुकी है, सर्व समाज मन बना चुका है। मैं सर्व समाज की बात बार बार इसलिए करता हूँ कि मैं कोई जाति की राजनीति नहीं करता, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। हमें शुरू से सिखाया जाता है कि सर्व समाज को साथ लेकर चलना, और मुझे यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट भी मिलेंगे। आप देखना जब ईवीएम खुलेगी तो ये आरोप ना लगाने के पहले विपक्ष को बता देना कि संजीव बालियान को मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में वोट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1% भी कोई संशय नहीं है, जीत होगी और बहुत बड़ी होगी। तो जैसा कि आपने संजीव बालियान जी को सुना, उन्होंने हर चीज़ पर हर स्थिति पर जो है पूरी तरीके से है बातचीत की और साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से मुजफ्फरनगर का समीकरण किसे जीत दिलाता नजर आता है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो हम कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।